हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिलॉसफर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी के बीच के डिफरेंस के बारे में और बहुत ही डिटेल में इन दोनों के टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आप जब दुकान पे जाते हैं तो तरह तरह की वो एयर कंडीशन को दुकानदार दिखाने लगता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो इन्वर्टर एसी होता है वो इन्वर्टर से भी चल जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। उसमें एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से उसे इन्वर्टर एसी का नाम दिया जाता है। दोस्तों, आइए इसके डिफरेंस के बारे में बहुत ही डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अगर शेप की बात की जाए, फिजिकल शेप की बात की जाए, तो दोनों का फिजिकल शेप बिल्कुल एक जैसा होता है। अब बाहर से देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा इन्वर्टर एसी कौन सा नॉर्मल एसी है, जब तक उसके ऊपर के लगे हुए स्टिकर को आप नहीं देखेंगे और उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। दोस्तों, आइए सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बिजली का खर्च, पावर कंजम्पशन। दोस्तों, जो नॉर्मल एसी होती है, जो पुराने पद्धति पे एसी चलती है, उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं जो इन्वर्टर एसी आ गई, जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर एसी आ गई है, उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। दोस्तों, इसको देखने के लिए आप 6-6 घंटे दोनों एसीज को अगर चलाते हैं तो आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आएगा बिजली का कितना बचत हो जाता है इन्वर्टर एसी लगाने के बाद। दोस्तों, आइए दूसरे डिफरेंस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, दोनों में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। जो एयर कंडीशन होता है उसमें मल्टीपल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। उसी में एक इक्विपमेंट होता है कंप्रेसर। दोस्तों, जो ये नॉर्मल एसी में कंप्रेसर होता है वो फिक्स स्पीड से चलने वाला कंप्रेसर होता है, बिल्कुल एक समान स्पीड से चलने वाला होता है। वो स्टार्टिंग से फाइनल स्टेज तक अपने 100% इफिशियंसी के साथ चलेगा, मीन्स अपनी 100% स्पीड के साथ चलेगा। यही वजह होती है कि इसमें बिजली खर्च ज़्यादा होता है। और वहीं दोस्तों, जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर इस्तेमाल होता है वो डीसी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर का स्पीड होता है वो वेरिएबल होता है, वो स्पीड फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता रहता है। जैसी उसको ज़रूरत रहेगी वैसी वो बिजली को खर्च करेगा और उसी स्पीड से वो चलता रहेगा। और अपने फाइनल स्टेज में जाने के बाद वो कभी बंद नहीं होता। वो सिर्फ अपनी बिजली कंजम्पशन को कम कर लेगा, अपनी स्पीड को कम कर लेगा, लेकिन एक फाइनल स्टेज में भी चलता रहता है। वहीं अगर दोस्तों जो नॉर्मल एसी है उसमें देखा जाए तो नॉर्मल एसी में एक स्टेज पे जाने के बाद जो कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से हमें गर्म का एहसास होने लगता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल एसी को 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया है तो अपने 100% इफिशियंसी के बाद जो उसका कंप्रेसर है वह चलेगा, और जब फाइनल स्टेज में 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा उसके बाद वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें अचानक से गर्मी का एहसास होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर 27 डिग्री चला जाता है, 26 डिग्री चला जाता है। उसके बाद कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो, जो उसका थर्मोस्टेट होता है वो अपने कंप्रेसर को फिर से सिग्नल देता है, तो उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो बीच का डिफरेंस आता है इसमें रूम गर्म हो जाता है, कूलिंग कम हो जाती है। यही वजह नॉर्मल एसीज में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कभी ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीजन भी हो जाता है, इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं जो दोस्तों अगर इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर डीसी वाला यूज होता है उसमें वेरिएबल स्पीड होता है, फिक्स स्पीड होती है। मान लीजिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने स्टार्ट किया है, तो जब 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है तो कभी स्टार्ट बंद नहीं होता। कंप्रेसर केवल अपनी स्पीड कम कर लेगा, अपनी पावर को घटा लेगा, पावर को घटा के, लेकिन नॉर्मल एक स्पीड से चलता रहेगा। दोस्तों, इसके कंप्रेसर से भी दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है पावर कंजम्पशन का। दोस्तों, अब तीसरे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तीसरा जो डिफरेंस है, जो हमारी नॉर्मल एसीज होती है, जो इसका मेंटेनेंस होता है लो कॉस्ट का होता है। इसके जो सामान होते हैं, इसमें जो भी पीसीबीज यूज होती है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, और उसमें जो मैकेनिक होते हैं, जो पहले के मैकेनिक होते हैं, वो आसानी से इसे बना भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जो इन्वर्टर एसी होता है इसका पीसीबी जो होता है इसका कॉस्ट भी काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी महंगा होता है और आसानी से मार्केट में हमारे मिल नहीं पाता। और उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अपडेटेड होती है इन्वर्टर एसी के, जिसकी वजह से जो हमारे लोकल मिस्त्री होते हैं, जो हमारे लोकल मैकेनिक होते हैं, वो अच्छे से इसे समझ नहीं पाते, मैकेनिक बना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार हमें ऐसा देखा गया है कि कंपनी से टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है जो इसको मेंटेनेंस करके जाता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका मेंटेनेंस हाई हो जाता है इन्वर्टर एसी का। दोस्तों, चौथे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चौथा डिफरेंस है, जो हमारा नॉर्मल एसी होता है उसमें जो वारंटी गारंटी मिलती थी वो काफ़ी कम मिलती थी। जो कंप्रेसर यूज होता था उसमें 2 से 5 साल ही वारंटी मिलती थी, और पीसीबी की तो बिल्कुल भी वारंटी नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों, जो अपडेटेड इन्वर्टर एसी आ गया है, इसमें अगर वारंटी की बात किया जाए तो इसके जो डीसी कंप्रेसर होते हैं 5 से 10 साल तक वारंटी गारंटी दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि कंपनियों को विश्वास होता है जो टेक्नोलॉजी दे रही हैं उसमें काफ़ी दिनों तक ये चल जाएगा, 10 साल तक भी जल्दी खराब नहीं होने वाला है। दोस्तों,
ये भी वजह होती है कि जो इन्वर्टर एसी होती है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। पांचवा डिफरेंस ये भी, अगर दोनों की कॉस्ट की बात की जाए तो जो इन्वर्टर एसी होता है वो काफ़ी थोड़ा बहुत महंगा हो जाता है नॉर्मल एसी की अपेक्षा, क्योंकि नॉर्मल एसी जो यूज होता है वो पहले की टेक्नोलॉजी पर चला जाता है, इसलिए उसका दाम कम हो जाता है, और जो इन्वर्टर एसी है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। दोस्तों ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो दोनों एसीज के फर्क को बताते हैं और हमें समझ में आता है कि इन्वर्टर एसी अच्छा है कि नॉर्मल एसी अच्छा है। दोस्तों आपका एक सवाल होता है कि कौन सी कूलिंग अच्छे करते हैं, कौन सा एसी कूलिंग अच्छा करता है, नॉर्मल एसी कूलिंग अच्छा करता है या इन्वर्टर एसी कूलिंग करता है। दोस्तों इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। दोस्तों जो नॉर्मल एसी होता है ये हाई इफिशियंसी के साथ चलता है, मीन्स स्टार्टिंग से बहुत ही फुल स्पीड में इसका कंप्रेसर चलता है, तो जो इनिशियली आप कूलिंग देखेंगे बहुत ही अच्छी कूलिंग देखेंगे इन्वर्टर एसी की अपेक्षा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा उस टाइम पे इसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, तो वहाँ कूलिंग इसकी कम हो जाती है। वहीं अगर इन्वर्टर एसी में देखा जाए तो जो इनिशियली होता है वो इनिशियली वेरिएबल स्पीड के साथ चलता है, जिससे उसकी कूलिंग स्टार्टिंग में कम होती है, इनिशियली कम होती है, लेकिन एक स्टेज पे पहुंचने के बाद मान लीजिए हमने 23 सेट किया, वहाँ पहुंचने के बाद उसकी कूलिंग नॉर्मल एसी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यही वजह होती है कि नॉर्मल एसी को लोग कम प्रीफर करते हैं। कूलिंग के मामले में जब बात आती है तो लोग इन्वर्टर एसी को प्रीफर करते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे छोटी छोटी जानकारी और भी दोस्तों तक पहुंच पाए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। ऐसे ही टॉपिक पे हमेशा वीडियो आते रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में, किसी विशेष इक्विपमेंट के बारे में वीडियो लाना है तो आप कमेंट बॉक्स में इक्विपमेंट का नाम मैसेज जरूर करिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।